तो मेक इन इंडिया ने किस प्रकार से देश में एक बड़ा कमाल करके दिखाया, इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष आत्मनिर्भरता की मिसाल मेक इन इंडिया के 11 साल, क्योंकि इन बीते 11 वर्षों में मेक इन इंडिया ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाकर दिखाया है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर रंजीत मेहता जी, जो कि सीईओ हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं पीएचडी सीसीआई के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सवाल यही कि इन 11 वर्षों को आप लोगों ने इंडस्ट्री के तौर पे बहुत करीब से देखा है, चाहे रिफॉर्म्स की बात हो, जमीन पे व्यवहारिक बदलाव की बात हो, और इंडस्ट्री को कैसे बूस्टअप देना है। कोविड का काल भी रहा इन 11 वर्षों में, आप कैसे इस पूरी 11 साल की यात्रा को देखते हैं? देखिए अमरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये अवसर देने के लिए। अगर हम 2014 से ठीक पहले की बात करें तो देश में एक निराशाजनक माहौल था, स्टॉल प्रोजेक्ट थे, देश में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था और एक अनिश्चितता का माहौल था। लेकिन जो पिछले 10 साल में काम हुआ है, जैसे अभी आपकी रिपोर्ट देखी, मेक इन इंडिया है या डिफेंस सेक्टर में है, फार्मा सेक्टर में है, और स्टार्टअप इंडिया, जो कई सारे ऐसे विजनरी इनिशिएटिव्स जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किए थे, इसमें सबसे पहले मेक इन इंडिया था चाहे, और स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम था। अब मेक इन इंडिया में जब हम आज देखिए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम भारत जो है, सारे जो अपने मोबाइल फ़ोन बाहर से इंपोर्ट करता था, आज हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी सेक्टर्स में, डिफेंस सेक्टर में देख लीजिए, आज हम पूरे कई ऐसे देशों में अपने जो देश की बनी हुई डिफेंस सेक्टर के आइटम्स हैं उनको हम निर्यात करते हैं। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम, जहाँ यूथ से जुड़ने की बात है, आज हमने पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ पे देश में बनाया। अगर 2016 में अगर हम देखें तो करीब 400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हमारे देश में थे, मगर स्टार्टअप इंडिया होने के बाद आज जब हम बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में रजिस्टर हैं, जिसमें 112 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। और इन यूनिकॉर्न में कोविड के टाइम के बाद ही कई सारे यूनिकॉर्न हमारे देश में बने हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक इनेबलिंग इकोसिस्टम देश में पैदा किया गया, और जिसकी वजह से लोगों को जो दिक्कतें होती थी अपना बिजनेस शुरू करने में या नई कंपनी शुरू करने में, उसको बंद करने में, उन सब चीजों पे जब ध्यान दिया गया, उसकी वजह से ये सब चीजें पॉसिबल हुई। अब फार्मा सेक्टर की बात कर लीजिए, स्पेशली आपने कोविड का जिक्र किया। कोविड के टाइम में जब पूरी दुनिया ये देख रही थी कि भारत जैसा देश क्या करेगा, लेकिन हमने उसमें जो अनिश्चितताएं थी, जो डिफिकल्टीज थी, उसमें हमने अपॉर्चुनिटी देखते हुए भारत जो है दुनिया का वैक्सीन हब जो है बना। जिस दिन 2020 में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, भारत में एक भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो कि वो किट बना सकती थी जो कोविड के टाइम में यूज करते थे, जी मेहता जी, पीपी जी। लेकिन 3-4 महीने के अंदर ही देश में करीब 8 लाख पर डे पीपी किट का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया था। ये है हमारे देश के इंडस्ट्री की क्षमता, जो हमारे शायद उसी क्षमता के आधार पे हमने उस गति को भी देखा है। मैं आता हूं आपके पास में रंजीत जी। हमारे साथ में दीपशिखा सिकरवार जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार जुड़ गई हैं, सीनियर एडिटर है इकोनॉमिक टाइम्स की। दीपशिखा जी, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम मेक इन इंडिया के इन 11 वर्षों के सफर की अगर बात करें तो मेन एजेंडा, फोकस एरिया हमारा ये था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित करना है। इन 11 वर्षों के सफर को आप इस नजरिए से कैसे देखती हैं, दीपशिखा जी? देखिए, सबसे पहले जो मेक इन इंडिया का लक्ष्य था कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी पीछे रह गई थी। हम सर्विसेज में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में हमारी मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम रह गया था, और दूसरे देशों पर हम बहुत हद तक निर्भर हो गए थे। तो सरकार की तरफ से ये महसूस किया गया कि एक पॉलिसी इनिशिएटिव की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें और उसके अलावा हम विदेशी निवेश को भी आकर्षित कर सके। तो पॉलिसी इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया जिसमें कस्टम्स ड्यूटी में रियायत दी गई, टैक्सेस में रियायत दी गई, कि ताकि निवेश बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। तो हम अगर देखें कि मेक इन इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स में ये खासा कारगर रहा है। उस क्षेत्र में हमारे जितने इंपोर्ट होते थे, हम मोबाइल फोन्स आजकल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
तो उस क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफी हद तक हमें सफलता मिली है। बाकी क्षेत्रों में भी मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार आत्मनिर्भर भारत लेकर आई, तो सेल्फ रिलायंस के ऊपर आत्मनिर्भर बनने के लिए उसको और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया गया। तो मेक इन इंडिया ने एक रियलाइजेशन जो था, जो निजी औद्योगिक क्षेत्र में था, कि हमारी निर्भरता आयात पर कम होना चाहिए और हमें जितना हम ज्यादा से ज्यादा देश में हम बना सकते हैं उसको हम इकोसिस्टम हम वो पूरा तैयार करें जी। तो उसमें काफी हद तक, बहुत सारे क्षेत्रों में हम काफी हद तक सफल भी रहे हैं जी। लेकिन हाँ, आगे ये लंबा रास्ता है। बिल्कुल, एक लंबा सफर है, उस दिशा में आगे हमको बढ़ना होगा, लेकिन एक सफर हमने काफी हद तक तय किया है। डॉक्टर मेहता, क्योंकि जो बात दीपशिखा जी कह रही हैं कि बहुत एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार हुआ है, इसमें आप लीडरशिप को कैसे देखते हैं? पीएम मोदी का विजन और लीडरशिप को किस तरह से देखा जाए, मेक इन इंडिया की सोच और उसको जमीन पर उतारने? क्योंकि अगर आज की भी बात की जाए तो आज भी प्रधानमंत्री यूपी, राजस्थान और दिल्ली में 3 बड़े कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं। यहाँ पर भी मेक इन इंडिया पे फोकस दिखाई पड़ता है। हम सब जानते हैं वो नवरात्रि का व्रत है, उसके बाद भी उनकी एनर्जी लगातार बनी हुई है। लगभग 4.5 घंटे का एयर ट्रेवल और लगभग 2 घंटे का चॉपर से राइड की, इतने तमाम लोगों से मिलना, तो वो फोकस तरीके से जो काम करना है, लोगों को जोड़ना है और जमीन पे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को आगे उतारना है, आपको लगता है उसमें एक लीडरशिप का भी बहुत बड़ा रोल है? डॉक्टर मेहता, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंट्री हो या कोई भी ऐसा प्रदेश हो, बिना लीडरशिप के कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि लीडरशिप के बाद विजन होता है। कहते हैं कि अगर कोई देश जिसके पास पैसा नहीं है वो सरवाइव कर सकता है अगर उनके पास बहुत अच्छे लीडर हों। हिस्ट्री आप देख लीजिए, जब जब किसी भी दुनिया में परिवर्तन आया है उसमें सिर्फ लीडरशिप का रोल सबसे ज़्यादा रहा है। आज हमारे देश के लिए ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे लीडर, जो कि 24 आवर्स में से 18 घंटे काम करते हैं, 19 घंटे 20 घंटे काम करते हैं और उन्होंने एक विजन के साथ चले। देखिए, उनका विजन हमेशा अहेड ऑफ द टाइम रहा है। आप डिजिटल इंडिया की बात करिए, 2015 में डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ। उस टाइम लोग ये सोचते थे कि हमारे देश में जबकि मोबाइल फोन की कमी है, इंटरनेट की कमी है, लेकिन डिजिटल इंडिया क्या है। लेकिन हमने देखा कोविड के टाइम में, और जो डिजिटल इंडिया की वजह से कितने, जबकि अमेरिका और विकसित देशों में जबकि जो वैक्सीन्स हैं उसके लिए आपको मैनुअल काम हो रहा था, लेकिन हमारे देश में वो सारा एक इकोसिस्टम जिसकी हम डिजिटली वो उसमें करते थे, कोविन पे कर पाए जी। जो हमारे देश का यूपीआई सिस्टम है, जो हमारे देश का डिजिटल एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल दी जाती है। आज हमारा देश का जो यूपीआई सिस्टम है वो कई और देशों में भी वो यूज हो रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लीजिए, जब हमारे देश में 20 गीगावाट का 2012 से पहले 20 गीगावाट का 2022 तक लक्ष्य था, लेकिन आज हमने व्हेन वी आर टॉकिंग तो उसमें 100 गीगावाट से ज्यादा ऑलरेडी हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, देश सिर्फ इसी में काम नहीं, आप चाहे सस्टेनेबल लीडरशिप की बात करिए, पीएम मोदी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि 2070 में देश जो है नेट जीरो की तरफ जा रहा है और उसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। आप 2030 में हमारा पहले 30% जो है कार्बन एमिशंस को कम करने का लक्ष्य था, लेकिन उसको बढ़ा के 45% हम जो है कार्बन रिडक्शन करेंगे। ये ऑलरेडी लक्ष्य, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। और जहां तक रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, क्योंकि ये देश सिर्फ एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रहा है बट एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, बिकॉज देश ये समझता है कि हमारे पास एक ही अर्थ है, वी हैव वन अर्थ टू लिव। तो उस दिशा में जो कदम किए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले डॉक्टर मेहता, आप जो बात कह रहे हैं जी, आप जो बात कह रहे हैं वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। G20 देशों में इकलौता भारत है जो वक्त से पहले अपने गोल्स पे आगे बढ़, जी बिल्कुल, ग्लोबल साउथ की भी बात कर रहा है। मैं आता हूं सर आपके पास जी। जो लीडरशिप हमने G20 को ऑर्गेनाइज करके ली, ये एक बहुत ही बिल्कुल अहेड ऑफ द टाइम एक ऐसा कदम था, जबकि इमीडिएटली आफ्टर कोविड के बाद ये बिल्कुल ये वन अर्थ वन फैमिली को विजन को भी लेके आगे बढ़ने की बात। दीपशिखा जी, क्योंकि हम मेक इन इंडिया पे लगातार अगर बात करें तो आपको लगता है कि जरूरत के हिसाब से व्यवहारिक बदलाव करके भी मैन्युफैक्चरिंग के दिशा में आगे बढ़ा गया और PLI स्कीम उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है।
1 लाख लगभग 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का 14 सेक्टर्स में उसको लागू करना, उसने भी एक बड़े तरीके से परिवर्तन किया मेक इन इंडिया को बेहतर तरीके से लागू करने में। बिल्कुल, देखिए मेक इन इंडिया जब लॉन्च किया गया था 10 साल पहले, उस समय ये औद्योगिक जगत को ये रियलाइजेशन कराया गया कि सरकार जो है नीतियां बनाने के लिए सीरियस है, पॉलिसी इंटरवेंशंस करेगी कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर जो थोड़ी पीछे चली गई है उसको और आगे किस तरह से लाया जा सकता है। फिर हमने देखा कि कोविड आ गया और कोविड के दौरान हमें ये देखा कि हमारी निर्भरता जो है बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे देशों पर किस हद तक बढ़ गई है। तो सरकार जो है आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आई थी, जिसके तहत पीएलआई स्कीम्स, जैसा कि आपने बताया, पीएलआई स्कीम्स लेकर आई थी। तो पीएलआई स्कीम्स के तहत ये देखा गया। उसके अलावा अगर आप देखिए पीएलआई से पहले जो है कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है उसको घटाया गया था कि जो निवेश आता है उसके लिए, जो नया निवेश आ रहा है उसके लिए 15% तक आयकर की बात की गई थी। तो पीएलआई और जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट में घटाया गया था उनको मिला करके एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी कि जिसके तहत विदेशी निवेश और देशी निवेश भी उद्योग मैन्युफैक्चरिंग में बढ़े जी। क्योंकि कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरर्स के लिए यहाँ पर वो कहते हैं कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ये सब मिला के बहुत ज्यादा थी। तो सरकार की तरफ से वित्तीय सहयोग दिया गया, सपोर्ट दिया गया कि निवेश आए और यहाँ पर मैन्युफैक्चर करे। और हम देख रहे हैं कि कुछ पीएलआई स्कीम्स जो हैं खासकर से जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो काफी हद तक सफल रही हैं। बिल्कुल, और हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की तरीके से, हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। और हालांकि एक लंबा सफर तय करना अभी बाकी है, लेकिन फिर भी बहुत तेजी से इस पे काम हुआ। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।